चलिए दोस्तों, हम आज ही ने लेकर के फिर आज नया क्वेश्चन आपके पास में इस चैप्टर से हम डिस्कस करेंगे। आज जो है बचे हुए क्वेश्चंस, कल की क्लास और रहेगी इस पर, ठीक है। फिर उससे ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ये वो सवाल हैं जो नई बुक में प्रश्नावली नहीं है, ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड सवाल आ सकते हैं, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, आपके पास में पहला एग्जाम्पल आपके पास में एग्जाम्पल ही मिलेगा। बेंगलुरु के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मालेश्वरम के तथा 3 टिकट यशवंतपुरम के खरीदें। बेंगलुरु के एक बस स्टैंड से, बेंगलुरु में एक बस स्टैंड से, वहां से हम 2 टिकट मालेश्वरम के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत आती है 46 रुपए, ठीक। 2 टिकट मालेश्वरम के और 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदते हैं तो कुल लागत दोनों टिकट के मिलाकर के 46 रुपए आते हैं। परंतु यदि हम 3 टिकट मालेश्वरम के और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत 74 रुपए आती है। बस स्टैंड से मालेश्वरम का किराया तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया ज्ञात करना हमको, ठीक है। तो हम मानते हैं, ठीक है, बस स्टैंड से ठीक है, पहला किराया मालेश्वरम का किराया मान लेते हैं कितना है, ₹1 से। यशवंतपुर का किराया कितना है आपके पास में, ₹Y, ठीक है। पहली दफा जब टिकट खरीदता है तो उसका कुल लागत 46 रुपए आती है। तो प्रश्न के अनुसार पहला 3 टिकट का जो किराया है यशवंतपुर का, एक टिकट का Y रुपए है तो 3 टिकट का 3Y होगा। अगर मालेश्वरम की बात करें, 2 टिकट का किराया जो है, एक टिकट का किराया X रुपए है तो 2 टिकट का कितना होगा, 2 टिकट का यशवंतपुर के 2 टिकट का किराया 2X होगा। और मालेश्वरम का 2 टिकट का किराया 2X होगा, यशवंतपुर का भी आपके पास होगा तो 3 टिकट का किराया 3Y होगा। इसकी दोनों को मिलाकर के कुल लागत कितनी है, 46 रुपए है। इसी प्रकार आपके पास में दूसरा जो कथन है, वो 3 टिकट आपके पास मालेश्वरम का और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदे हैं। 3 टिकट मालेश्वरम 3X, 5 टिकट यशवंतपुर 5Y, तो ये हो गया 74 रुपए। ये दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। अब आप हल करेंगे तो समीकरण को गुणांक बराबर करेंगे, ठीक है। समीकरण नंबर 1 में 3 का 2 में, ठीक है, 2 का गुणा करने पर जैसे कर दिया 3 का 2 1 में तो 6X प्लस 9Y, 3 छंग 18, 3 चौको 12, 1 13, ठीक है। उसके बाद 2 3 6 प्लस 2 5 6 10Y, उसके 2 चौको 8, 2 7 14, घटा देते हैं, ये खत्म। माइनस का Y इज इक्वल टू, यहाँ कितना बचेगा 0, 4 में से 1 गया 1, माइनस में, तो Y की वैल्यू आई 10 बेटा। Y का मान रख दीजिए समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जैसे Y बराबर 10 समीकरण नंबर 1 में रखा तब क्या मिला, 2X 30 46, 2X 46 माइनस 30, बन गया 16। तो X की वैल्यू आएगी 2 से डिवाइड होकर के 8। तो यशवंतपुर का किराया 10 रुपए, मालेश्वरम का किराया कितना है, 8 रुपए, ठीक है। उसके बाद यशवंतपुर बराबर कितना मिला, बराबर 10 रुपए।
इस तरीके से हमारा ये सवाल पूर्ण हुआ आपके पास में। आई होप समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो, नोट डाउन इसका ये सवाल आपके पास में। चलिए आगे बात करते हैं, हम ये सवाल करते हैं। पहला सवाल हमारे पास है, ये भी एग्जाम्पल का है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरीके के सवाल आपके आएंगे। ये मत सोचिएगा कि ये प्रश्नावली आपके पास कट गई है, ये नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो पहला कंसेप्ट है वो इसके साइज 1 में दिया गया है। जब मैंने चार्ट बनवाया था उसी चार्ट से संबंधित ये सवाल है बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिए कि ये सवाल नहीं आएंगे, ये आएंगे, ठीक है। आपके पास में बस आपके पास जो मेथड कटा है, आपके पास वज्र गुणन मेथड कटा हुआ है, सवाल नहीं कटे हुए हैं। पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है? पी के किस मान के लिए इस समीकरण के क्या है, अद्वितीय हल है। जब इस तरीके के सवाल पूछे, पी क्यू करके पूछे कि भैया पी का मान के मान के लिए हमें ये इस तरीके का हल होगा, ठीक है। परिमित रूप से अनेक हल होंगे आपके पास में, या आपके पास में कह ले अद्वितीय हल होगा, या कोई हल नहीं होगा। तो जिसके बारे में ये बोले हम उसी स्टेटमेंट को हम मान लेते हैं कि ये चीज है। अगर हमें किसी चीज का मान निकालना है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो चीजें, वो समीकरण उस चीज को फॉलो करती है, तभी हम उसका मान निकाल सकते हैं, तो नहीं निकालेंगे। अद्वितीय हल के लिए हमको पता है, अद्वितीय हल के लिए समीकरण हमारे पास क्या है, 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद 2x 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हमारे पास समीकरण है। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल, ठीक है। अद्वितीय हल के लिए हमें आपके पास में क्या करना पड़ता है? अद्वितीय हल के लिए a1 अपान a2 b1 अपान b2 बराबर नहीं है, बस इतना। ये बराबर नहीं होगा तीसरा मत चेक करिएगा, अगर ये दो बराबर होंगे तभी तीसरा चेक करिएगा, ठीक है। तो हमने a1 क्या है, पहले समीकरण के a1 जो है वो पहले समीकरण के गुणांक है आपके पास में। a1 की वैल्यू है 4, a2 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू p है और b2 की वैल्यू कितनी है, 2 है। 2 से 2 खत्म हो जाएगा आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p जो है बराबर नहीं है 4। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको p4 के अलावा कोई भी संख्या अगर होगी तो अद्वितीय हल होगा। p इक्वल टू 4, p डज नॉट इक्वल टू 4, यानी p4 नहीं होना चाहिए। अद्वितीय हल के लिए p4 नहीं होना चाहिए, ठीक है आपके पास। इसका मतलब आपके पास में p के अलावा कोई भी वास्तविक संख्या जो है उसके लिए आपके पास p के आपके पास में 4 के अलावा p कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है जिसके लिए अद्वितीय हल होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये सवाल सॉल्व होता है। पॉज द वीडियो, नोट डाउन बेटा फटाफट। ये सवाल हमेशा 1 नंबर में ही पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। एमसीक्यूज में आ सकता है, 20 नंबर का एमसीक्यू है, एमसीक्यू बन सकता है। फिर सवाल देखिए, के किस मान के लिए हमें के का मान पूछा गया। तो रैखिक समीकरण के बारे में के का मान पूछा गया, लेकिन रैखिक समीकरण के बारे में बोला गया निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। के किस मान के लिए इन समीकरणों के अनेक रूप से आपके पास में हल होंगे। तो ये समीकरण दिया गया है पहला दूसरा करके, तो इसमें a1 a2 आप जानते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल।
अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल की अगर बात करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, देखना A1 अपान A2 में सीधा फार्मूला आप जानते हैं, तीनों अनुपात इसमें बराबर होते हैं, जानते हैं आप A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2, ये होता है आपके पास में, तीनों अनुपात बराबर होते हैं आपके पास गुणांक के और नियतांक के। तो A1 की वैल्यू क्या हो गई वहां पर, देखिए आपके पास चिन्ह के साथ लेंगे K है, और A2 की वैल्यू हो गई 12, उसके बाद B1 की वैल्यू हो गई 3 और B2 की वैल्यू हो गई K, उसके बाद C1 की वैल्यू हो गई -K-3 अपान माइनस का K, ये हमारे पास होगा। अगर हम इसको देखें ये आपस से, इन दोनों को लोगे तो K का गुणा हो जाएगा, इन दोनों को उठाओगे, ये 3 अनुपात 3 बराबर में लिखे गए हैं, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, 3 अगर बराबर में लिखे गए हैं तो 2 का आप समीकरण बना सकते हैं, 2 का लेके समीकरण बना सकते हैं। देखिए इसका समीकरण बना सकते हैं, इसका दोनों का समीकरण बना सकते हैं और इसका समीकरण बना सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को उठाकर समीकरण बना सकते हैं, इन दोनों को उठाकर समीकरण बना सकते हैं, या तो फिर इन डबलों को उठाकर के समीकरण बना सकते हैं। तो हम यहाँ से अगर समीकरण बनाएंगे तो K का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास स्क्वायर बन जाएगा, जबकि यहाँ से करेंगे तो K का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो K से K खत्म हो जाएगा, आपके पास में एक K बचेगा। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, 3/K इज इक्वल टू माइनस से माइनस खत्म, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो K यहाँ आ गया, K से K खत्म हो जाएगी, इसका मतलब ये K खत्म, तो 3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, K-3, तो K की वैल्यू आ गई, -3 को उधर लेकर के और 6 हो जाएगा, ये -3 + 3 6 हो जाएगा। इस तरीके से ये सवाल आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। पॉज द वीडियो, नोट डाउन बटन फटाफट करिए आप। अगला सवाल हम करते हैं, इसे भी आपके पास में ये प्रश्नावली का सवाल है आपके पास में, देख लीजिएगा आपके पास में, मैं नंबरिंग नहीं डाला हूं लेकिन आप देखिए प्रश्नावली का सवाल है ये आपके पास, सेम टू सेम अभी पिछला जो सवाल मैंने 2 कराया उसी तरीके से ये भी है। ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, आपके पास में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो किन मानों के लिए होंगे ये निकालना हमको। तो आपके पास में अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल की अगर बात करते हैं तो क्या मिलेगा, 2/A - B, 3/A + B इज इक्वल टू 7/3A + B + 2, ठीक है, 3A + B + 2। ये हमारे पास है। अब ये हमारे पास है, इस तरीके से हम देखते हैं आपके पास में 2 का मैंने अभी पीछे बताया था कि 2 का आप इक्वल टू उठा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इधर इसको गुणा करेंगे तो सबके साथ गुणा हो जाएगा, ये 2A + 2B, इसका गुणा किया 3A - 3B, ठीक है। 2A उधर गया, 3B इधर आया, 3B 2B 3B इज इक्वल टू 3A - 2A, इसका मतलब A की वैल्यू आ गई बेटा 5B, ठीक है। अब अगर A की वैल्यू 5B आ गई है तो एक और सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को उठा करके क्या मिलेगा, A और B की हमको वैल्यू बताना है, तो आपको नहीं मिला है तो फिर आप दूसरा उठा करके सॉल्व करिए, दूसरा कॉम्बिनेशन बताइए जिससे आपको मिल जाए। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर से गुणा होगा, आपके पास सब में होगा, 3 का सब में गुणा होगा, 3 3 9A, 3B और 6, 7 का गुणा हुआ 7A 7B, ठीक है। 7A इधर आया, 7A इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट होकर के 2A बनेगा, 7A इधर आया, माइनस का 7A, 9A माइनस का 7A, आपके पास सब्ट्रैक्ट होकर के क्या बना आपके पास में 2A। 7B इधर आया, या 3B उधर लेके चले जाइए, जो भी इशू आपके पास, 3B लेके उधर जाते हैं, जो भी आप कर सकते हैं। 7B इधर लेकर के आए तो माइनस का 7B बनेगा, माइनस का 7B 3B
प्लस में माइनस का 7 भी 3 भी प्लस में, तो माइनस का 4 भी बचेगा बेटा 6 इक्वल टू का 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर 1 और 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण नंबर 1 और 2 को हल कर देते हैं। जैसे 1 और 2 को हल करोगे बेटा तो क्या मिलेगा, 1 और 2 को हल कर लीजिए। 1 और 2 को जैसे हल करोगे तो 1 हमारे पास ये है और 2 हमारे पास ये है। 1 का मान उठा के इसमें रख दीजिए। 1 का मान कितना है, 5 भी है, रखा 1 का मान इसमें, 2a में 1 का मान रखा तो 5b माइनस का 4b, और ये जो प्लस का 6 से इधर लेके चले आइए, माइनस का 6, तो 2b ये होगा आपके पास में 10b माइनस 4b, तो क्या हुआ आपके पास में, समझिएगा 10b माइनस का 4b, ठीक है, माइनस का 4b आपके पास में ये मिलेगा आपके पास में। तो कैलकुलेट करने के बाद हमको क्या मिल रहा है हमारे पास, 2 इंटू 5b, 10b आपके पास 6b माइनस का 6, तो b की वैल्यू आ गई बेटा माइनस का 1। अब b की वैल्यू 1 आ गई तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां रख दीजिए, तो a की वैल्यू आ जाएगी, तब a की वैल्यू निकलेगी माइनस का 5। इस तरीके से ये सवाल आपका हल हुआ। पॉज द वीडियो और नोट डाउन, फटाफट करिए बेटा। अगला सवाल देख, इसी का पढ़ लीजिए। के का मान निकालना है लेकिन उसके कोई हल नहीं है आपके पास में। के का मान निकालना है लेकिन कोई हल नहीं है हमारे पास। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो a1 अपान a2 b1 अपान b2 बराबर नहीं है c1 अपान c2, ये आपके पास अनुपात होता है। तो a1 क्या वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, a2 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 2k माइनस का 1 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू b1 की हो गई 1 और b2 की वैल्यू हो गई आपके पास में यहाँ पास b2 k माइनस 1, ठीक है, a1 a2 b1 b2, y के साथ में जो होगा वो b कहलाएगा, b2 k माइनस 1 बराबर नहीं है 1 अपान 2k प्लस 1। इन दोनों की अगर बात लिया तो क्या मिला, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3k माइनस 3 2k माइनस 1, तो 2k इधर आया, k बचा, माइनस 3 उधर गया, प्लस 3 और ये 2, k की वैल्यू आ गई 2, तो k का मान मिल गया हमारे पास में। तो जब भी इस तरीके के सवाल आपके पास आए कि भैया k p के जो भी मान बताना है आपके पास, इसके लिए समीकरण ये चीज है, तो जब समीकरण ये चीज है तो आप उसी चीज को आप फॉलो कर लीजिए, और जैसे फॉलो करेंगे तो आपको वैल्यू फटाफट मिल जाएंगी। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट डाउन, फटाफट नोट करिए फिर। चलिए एक सवाल ये हमारे पास आ गया, क्या है ये सवाल, इसको समझते हैं। कह रहा है एक छात्रावास के मासिक आय, एक छात्रावास है, छात्रावास मतलब हॉस्टल, हॉस्टल में 2 तरीके के पैसे लगते हैं, एक तो रहने का और एक खाने का। रहने का पूरा मंथली का रखता है, खाना आप सिचुएशन, हर हॉस्टल का खाने का अलग अलग होता है, कोई मंथली लेता है, हर महीने एक साथ ले लेता है, और कोई जो है जितने दिन खाते हो उतने दिन का पैसा दीजिए, उसके बाद मत दीजिए। तो ये हमारे कह रहा है एक छात्रावास के मासिक आय का एक भाग नियत है, एक भाग नियत है मतलब इसका मतलब रहने वाला नियत होगा, तथा शेष आपके पास एक भाग नियत है। छात्रावास में 2 तरीके के ही आपके पास लगते हैं, एक रहने का किराया और एक खाने का किराया। तो एक भाग नियत है तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि आप कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है।
एक भाग नियत है और शेष इस बात पे डिपेंड करता है, दो ही होते हैं आपके पास में, रहने का और खाने का। इसका मतलब जो भाग नियत है वो रहने का हो गया, और जो भाग आपके पास में खाने पे डिपेंड है, आपके पास शेष भाग खाने वाला हो गया आपके पास में। तो कह रहा है कि जो नियत है आपके पास में और खाने पे डिपेंड करता है, जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, ठीक है, 1000 रुपए छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है वो छात्रावास के लिए 1000 रुपए अदा करता है, ठीक है आपके पास में। दूसरा, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए, छात्रावास के व्यय के लिए, छात्रावास में दो व्यय हो गए, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपए अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो नियत व्यय क्या आपके पास है? नियत व्यय क्या है नहीं पता है, 100 रुपए प्रतिदिन भोजन का। प्रतिदिन भोजन की अगर बात करें तो रुपए वाई प्रश्न के अनुसार, ठीक है। जो छात्र ए है, छात्र ए कितने दिन रहता है? 20 दिन रहता है। 20 दिन रहता है तो छात्रावास में कितना पैसा देता है? 1000 रुपए। छात्रावास में नियत पैसा कितना हो गया? x। दो तरीके के पैसे दिए, 1000 रुपए दिया, लेकिन उसमें दो तरीके के पैसे हैं, एक नियत पैसा है और दूसरा खाने का है। तो एक दिन का खाने का y रुपए है, तो 20 दिन का कितना हुआ? 20 y। तो दोनों मिला करके कितना हो गया? 1000 रुपए वो दिया। अब वो 1180 छात्र बी जो है, छात्र जो बी है वो 1180 रुपए देता है, तो वो 26 दिन रहता है। 26 दिन रहता है तो 26 दिन का खाने का हो गया और रहने का हो गया। तो 26 दिन खाने का और रहने का, रहने नियत हो गया x, 26 हो गया, 26 दिन खाने का मतलब 26y इज इक्वल टू 1180 रुपए, दोनों मिला करके। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। हल करने पर, ठीक है, दोनों के गुणांक बराबर हैं, आप हल कर लीजिए। अपन x प्लस 20y 1180 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये खत्म। माइनस का 6y इज इक्वल टू माइनस का 180। कैलकुलेशन किया गया, 6y y से खत्म हुआ तो ये बना 30, यानी एक दिन का खाने का 30 रुपए हो गए। अब नियत क्या आपके पास में? y बराबर 30 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर x प्लस इज इक्वल टू 1000, तो ये हो गया 600। 600 उधर जाएगा, 1000 में से 600 माइनस कर दिया, कितना हुआ? 400। नियत कितना हो गया? नियत व्यय वो हो गया आपके पास में 400। प्रतिदिन भोजन खर्च रुपए 30। इस तरीके से हमारा ये मिल गया आपके पास। आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। हाँ दोस्तों, अगला सवाल डिस्कस करते हैं। देखिए, भिन्न वाले सवाल हो गए हैं काफी, 2-3 सवाल हो गए हैं, फिर भी ये करा दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये अगला सवाल हमारे पास है। एक भिन्न 1/2 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न बताइए। देखिए, 1/3 कब होती है? जब 1 घटाया जाता है, और
1/4 कब होती है? जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी 2 कथन हो गए हमारे पास में। तो भिन्न क्या है ये हमको निकालना है, तो भिन्न को भिन्न ही मानेंगे। भिन्न हमारे पास हो गई, अगर देखा जाए तो भिन्न हो गई x/y। ठीक है, तो अब भिन्न हो गई x/y, तो x/y के बारे में हम देखते हैं क्या हमारे पास में। तो x/y हमने कर दिया। तो पहला कथन ये कहता है कि ये जो भिन्न है, हर में अगर हम एक जोड़ देते हैं, एक घटा देते हैं, सॉरी अंश में एक घटा देते हैं, तो यही भिन्न जो है जोड़ने के बाद 1/3 हो जाती है। तो अगर हम जोड़ देते हैं अंश में एक, सॉरी जोड़ नहीं, घटा देते हैं, सॉरी एक घटा देते हैं अंश से, अंश में केवल घटाएंगे, तो यही भिन्न घटाने के बाद होती, घटाने के बाद क्या हो जाती है? 1/3 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू वाई, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये हो गया। अब दूसरा कथन ये कहता है, ठीक है, आपके पास में इसी प्रकार आप भिन्न के हर में 8 जोड़ देते, हर में 8 जोड़ दिया, तो ये जो भिन्न है जोड़ने के बाद 1/4 हो जाती है। तो क्या होगा आपके पास? 4x y प्लस 8, 4x माइनस वाई। दूसरा समीकरण सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, एक और दो को। एक हमारे पास 3x है माइनस वाई इज इक्वल टू का 3 है, और दूसरा है 4x माइनस का y इज इक्वल टू का 8 है। y के गुणांक बराबर है, मत करिए, घटा दीजिए, ये खत्म। माइनस का 3x इज इक्वल टू माइनस का, ये अगर आप करेंगे, सॉरी 4x से 3 गया तो x बचेगा माइनस में, और ये करेंगे तो माइनस का 5 बचेगा, तो x की वैल्यू आएगी बेटा 5। x की वैल्यू आई तो x बराबर 5 समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। समीकरण नंबर 1 में रख दिया आपने, 5 रखा, 5 रखते 5 3 15, y 3। ठीक है, तो जैसे आपने रखा तो y की वैल्यू जो आ गई, 3 को इधर ले गया, y को उधर ले गया, तो y की वैल्यू आ गई बेटा 12। तो भिन्न क्या हो गई आपके पास? भिन्न हो गई आपके पास में x 5 और y 12, 5/12। इस तरीके से ये आपका हल हुआ आपके पास में। तो आपको समझ में आया होगा बेटा। आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको डेली आपको वीडियो मिल रही हैं, डेली आपको नए नए टॉपिक, नए नए क्वेश्चंस करने को मिल रहे हैं। सिलेबस पूरा मैं खत्म कर दूंगा, पूरी किताब खत्म कर दूंगा, ठीक है। हर एक चैप्टर एक एक सवाल लगाऊंगा, बेसिक से पूरा आपको समझाते हुए लगाऊंगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आता होगा आपके पास में, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स कर बताइए, तो मैं आपको और इसको डिटेल में आपके पास में जितना हो सकता है उतना और एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है। नोट करिए, लेकिन शेयर करिए, आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, आप तुरंत शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए आप, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे हम जैसे वीडियो डालें, डेली डालते हैं, जैसे डेली वीडियो डालें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी हमने वीडियो डाली है, और आप तुरंत आप उसको देख करके पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। कल मिलते हैं इसी टाइम में, धन्यवाद।